अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अपनी हॉस्पिटल की जर्नी, अपने हॉस्पिटल का बेसिकली इंसिडेंट। सीन कुछ इस तरह है कि हॉस्पिटल भी अच्छा था, डॉक्टर भी मेरी बहुत अच्छी थी। तो मैं एक्चुअली चाहती नहीं हूँ कि मैं नाम लूँ ना हॉस्पिटल का या डॉक्टर का। मैं नहीं चाहती कोई इशू क्रिएट हो या कोई प्रॉब्लम हो। खैर, मैं आप सबको स्टार्ट से बताऊँगी। सेम हॉस्पिटल में मेरी पहले कोई और डॉक्टर नहीं थी। 4 मंथ्स तक मैं उनके पास जाती रही। उन्होंने मुझसे बुकिंग के पैसे लिए, जो कि कोई भी नहीं लेता है। और दूसरा, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और मुझे बोला कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करेंगी या डायरेक्ट मुझे मैसेज करेंगी, और जो मैं आपको बोलूँगी आप वो करेंगी, या जो मेडिसिन मैं आपको बताऊँगी आप वो लेंगी। मेरी ऐसा आदत नहीं कि मैं किसी को भी तंग करूँ। तो मुझे अगर हल्का फुल्का कुछ होता भी था तो मैं नॉर्मल खुद से कर लेती थी या किसी डॉक्टर को दिखा लेती थी, बस हद मैं ये करती थी। लेकिन 3rd मंथ था, मेरे इन लॉस के कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हो गई थी। और मैं ये डर गई थी, मेरा पहले भी मिसकैरेज हुआ था, तो मैं ये डर गई थी कि सेकंड टाइम मेरे साथ इस तरह का कोई सीन ना हो जाए। तो मैंने स्ट्रेट उनको कॉल किया और मैंने बोला कि इमरजेंसी है, मुझे बताएं क्या करूं, क्योंकि मैं पैनिक हो रही हूँ। तो शी स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी, और उन्होंने बोला आपने मुझे क्यों कॉल की, ये तो वो, आप ये करें वो करें, पता नहीं क्या। खैर, मैं किसी और गायनी के पास इमरजेंसी में गई, मुझे इंजेक्शन लगे, मैं काफ़ी टाइम बीमार रही, बेड रेस्ट पे रही, लेकिन फिर मैं ठीक हो गई। खैर, मैंने उनको मैसेज अच्छा खासा लंबा छोड़ा और मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने बोला भाड़ में जाओ भाई, जब तुम्हारे लिए मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ कि तुम्हारी पेशेंट हूँ, तुमने बुकिंग के भी पैसे ले लिए हैं, तुम उसके बाद भी नहीं मेरी बात सुन रही हो, तो मुझे फ़ायदा क्या। और ऑफ कोर्स मेरे साथ पहले इंसिडेंट हो चुका था, तो मैं तो ऑलरेडी डरी हुई थी। डॉक्टर्स का काम होता है पेशेंट्स के साथ पोलाइट वे में रहना, पेशेंट को बिल्कुल अपनाहियत दिखानी, लेकिन उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उनमें लिटरली ये चीज़ें 0% थी। तो खैर, मैंने उन्हें एक पैराग्राफ लिखा जिसमें मैंने उन्हें अच्छी खासी सुनाई और उन्हें मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल चेंज कर लेती हूँ। मैंने डॉक्टर सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे किराएदार हैं तो वो भी सेम ही हॉस्पिटल में जाती थी, तो उन्होंने मुझे अपनी डॉक्टर सजेस्ट की। खैर, मैंने उनकी डॉक्टर को दिखाना शुरू किया और मैं सेटिस्फाई भी हुई, और लिटरली वो डॉक्टर अच्छी भी बहुत है। जो मेरे साथ हुआ पता नहीं वो अल्लाह की तरफ से था या क्या था, मुझे नहीं कुछ भी आइडिया उस चीज़ का। खैर, 4th मंथ 5 मंथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला गया, 6 मंथ भी अच्छा गया। 7 मंथ में मुझे पता चला कि मेरे बेबी के नेक में 3 साइड कॉर्ड आ गई है, जिसकी वजह से उसका वेट भी नहीं बढ़ रहा था, और जिसकी वजह से जब वो हुआ तो उसका वेट सिर्फ 5 मंथ के बेबी का था, क्योंकि 2 मंथ्स तक उसका वेट पॉइंट्स में बढ़ता रहा, 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। लेकिन मेरी डॉक्टर यही कोशिश करती रही कि किसी तरह 9th मंथ स्टार्ट हो जाए, फिर हम ऑपरेट कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल के कोई चांस ही नहीं हो रहे थे। मेरी पूरी प्रेगनेंसी डे 1 से बहुत बुरी गई। स्टार्ट में तो यही था कि बाबा फोत हो गए थे, तो उसका सदमा लेके मैं चल रही थी, वो तो अभी तक है। फिर मेरे इन लॉज में काफ़ी इश्यूज़ हो गए थे, फिर मेरे अपनों में काफ़ी इश्यूज़ हो गए थे। मेरे इन लॉज में ये इश्यूज़ थे कि कोई है मेरे इन लॉज में जिसे हसद था कि बच्चा नहीं होना चाहिए। मेरे अपनों में कुछ और रोले थे, कुछ और मसले थे, बड़े मैंने तमाशे देखे, ना मैं कुछ खा सकी। पूरी प्रेगनेंसी मैंने ड्रिपों पे गुजारी है, राइजिक, ऑनसेट, डिहाइड्रेशन, ये वो, पूरी प्रेगनेंसी मैंने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा बहुत अली मेरा ख्याल रख लेते थे जितना उनसे हो सका बेचारों से, बाकी मेरा कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं था। तो कुछ ये भी था क्योंकि डॉक्टर मुझे बोलती थी कि आप स्ट्रेस बहुत ले रही हैं, ये वो, कुछ ये चीज़ें भी थी बीच में। तो खैर, 7 मंथ जो था वो मुझे जब पता लगा तो मेरा 9th मंथ तक बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजरा ना, क्योंकि मुझे मूवमेंट पे ध्यान रखना होता था। कभी कभी बीच में मैं डर भी जाती थी क्योंकि गले में 3 साइड कॉर्ड थी। 8 मंथ में उन्होंने बताया कि 2 साइड हो गई है, तो हम बड़ा खुश हो गए कि शायद निकल जाएगी। लेकिन मुझे 9th मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ था और मुझे 3 दिन से पेन हो रही थी, लेकिन वो पेन मेरी आगे ही नहीं जा पा रही थी। आगे जाने से मतलब कि वो पेन मेरी बढ़ ही नहीं रही थी। मुझे दिन में 1 दफ़ा हो रही है, 2 दफ़ा हो रही है, लेकिन वो 1-2 दफ़ा भी जो होती थी वो क़यामत होती थी। तो खैर, मेरा 9th मंथ अभी शुरू होना था कि मेरी ओपीडी थी। मैं ओपीडी गई हूँ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर तो देखते हैं 3-4 दिन में कॉर्ड निकल गई तो नॉर्मल भी हो सकता है, नहीं तो जनवरी के 1st वीक में हम ऑपरेट करेंगे। बेसिकली मेरा 36 वीक एंड होने वाला था। तो खैर, डॉक्टर ने मुझे कुछ सिम्टम्स बोले कि अगर ये सिम्टम्स हो आप दस्ती हॉस्पिटल आएंगी, क्योंकि आपके बच्चे के गले में भी कॉर्ड है, तो हम रिस्क नहीं मज़ीद अब लेंगे। तो अभी हम घर आए थे और मैं ऊपर आई थी, तो बस जैसे ही मैं आई हूँ, मैं एंटर हुई हूँ, मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसी पाँव में वापस हॉस्पिटल भाग गई और मुझे फिर से वही पेन शुरू हो गई जो मुझे 3 दिन से हो रही थी।
वैसे जो मेरी डॉक्टर थी वो 7 बजे तक चले जाती थी, लेकिन उस दिन उनको कुछ ऑपरेट करने थे, आई मीन सिजेरियन करने थे, तो वो रात 9 बजे तक रुकी हुई थी। खैर हम लोग दोबारा जब गए तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, बेबी का सब चेक किया, और मुझे तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया कि अभी ऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने सारी मेरी रिपोर्ट्स देखी, सब देखा, तो उसमें कुछ इंजेक्शन थे जो लास्ट थे वो रह गए थे, जो बेबी के लिए होते हैं, आई डोंट नो लंग्स के लिए या किस चीज़ के लिए, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा पैनिक हुई थी तब। खैर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, और एडमिट के बाद जो मुझे पेन हो रही थी थोड़ी बहुत, उसकी उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाए, जो मेरी पेन रुक गई। तो उन्होंने सुबह का हमें टाइम दिया था आफ्टर जुम्मा वो मेरा ऑपरेट करेंगे। और उस टाइम बस मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि मैं बचपन से बहुत डरपोक थी। मुझे एक इंजेक्शन लगता था तो बाबा मेरे पास 3-3 नर्सों को खड़ा कर देते थे। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में जो ड्रिप लगवाई वो मैंने बिल्कुल बेबी नीडल वाली लगवाई हैं, बेबी कैनोला वाली लगवाई मैंने, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। खैर वो जो सिचुएशन होती है, इंसान वैसे ही डरा होता है कि पता नहीं क्या होना है, ज़िंदगी है या मौत है, कुछ पता नहीं होता है। तो वो मोमेंट बड़ा नाजुक होता है, उसमें आपको अपने याद आते हैं, सब होता है। वो मोमेंट आपके लिए बड़ा दुखी होता है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं होता, ज़िंदगी मौत में आप बीच में झूल रहे होते हो। उस मोमेंट पे सिर्फ मेरे पास आयशा थी और अली थे। जैसे ही मैं एडमिट हुई थी, मैंने उसी टाइम आयशा को कॉल किया कि तुम बस पहुंचो। इवन वो काफ़ी रात का टाइम था, आई थिंक 9 बजे हम गए थे और 10:30 तक मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया था। तो आयशा डिफेंस में रहती है, उसको आते हुए एटलीस्ट 1 घंटा लगा था। आयशा के आने से मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी कि चलो मेरा कोई अपना आया है, एक सुकून हो गया था कि मेरे पास है कोई मेरा अपना। अली भी थे, लेकिन मुझे आयशा के आने से एक अलग ही सुकून हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना बहनों का कुछ अलग होता है। मैं काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, लिटरली मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ सब बहुत अच्छे थे। बस उनमें से एक थी जिनका नाम मुझे याद नहीं है, अगर नाम याद होता तो मैं इस वीडियो में उनका नाम ज़रूर लेती। तो वो लोग मुझे इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह लगाने आए, तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो काफ़ी डरी हुई है और इसके तो रंग उड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला आप मेकअप करें, आप तो इतनी प्यारी हैं, आप तो इतनी क्यूट सी बच्ची हैं, आप मेकअप करें, आप रेडी हो, आपका तो बेबी आ रहा है, ये तो वो आपको तो खुश होना चाहिए। उन्होंने मेरा दिल बहलाया तो मैं भी बड़े खुश हो गई। मैंने भी ये मज़े में मेकअप किया, मैं आप लोगों के साथ तस्वीर ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने भी ये मज़े में मेकअप किया कि हाँ भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा तो बेबी आ रहा है। खैर मैं ठीक रही। सुबह जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने की बारी आई, तब तो मेरी हाथ में आ गई, तब तो मैं रोई ऊंची ऊंची, क्योंकि एक मेरे पास मेरी मम्मा नहीं थी, दूसरा कोई अपना ही नहीं था। तो वो जो मोमेंट था वो बहुत ज़्यादा स्केरी था और इमोशनल भी था, क्योंकि आगे नहीं पता था क्या होना है। खैर मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, मैंने बड़ी हिम्मत की कि सबके साथ होता है, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। और जाते हुए मैं आयशा को सिर्फ ये मैसेज दे के गई थी कि इन केस वो मोमेंट, जैसे मैंने बताया कि ज़िंदगी मौत का होता है, मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे जितने अपने हैं ना जो मुझसे बिछड़े, उनको बोला मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। खैर यहाँ से सीन शुरू हुआ। तो हमारी बात जो डॉक्टर से हुई थी वो सिर्फ हाफ़ बॉडी की हुई थी, हाफ़ बॉडी एपिडोरल की ना, तो एनेस्थीसिया फुल बॉडी की तो बात ही नहीं हुई थी। खैर उन्होंने मुझे एपिडोरल लगाया, उसके बाद विद इन अ सेकेंड ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे लटा दिया और उन्होंने सब कुछ रेडी करना शुरू किया, लाइक एवरीथिंग उन्होंने स्टार्ट की, जो जो उनका प्रोसीजर होता है। विद इन 5 सेकेंड्स मुझे कोई होश ही नहीं था। उन्होंने मुझे फुल बॉडी एनेस्थीसिया दे दिया था, जो कि एक्स्ट्रा डोज उन्होंने मुझे दिया। खैर उस दौरान मेरी बड़ी अम्मी है, उन बेचारी ने हमारा कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, वो बहुत अच्छी एक नाइस लेडी हैं वो, उनका हमारी ज़िंदगी में ना कभी ताल्लुक़ रहा ना कुछ। तो मैं उनको कोसती रही, एनेस्थीसिया इज़ रियल, तो मैं उनको कोसती रही, मैं पता नहीं उनके बारे में क्या क्या उल्ट पुल्ट बोलती रही, अपने बाबा की तारीफ़ें करती रही, अपने बाबा के बारे में बोलती रही बातें। फ़नी पार्ट वॉस कि वो मुझे बेबी दिखा रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं ये देखो तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि डॉक्टर की बात बताई थी मैंने। मैं देख के बोली हैं ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे पेट में चले गए थे। तो वो मुझे होश ही नहीं था कि मैं बोल क्या रही हूँ, बस मुझे थोड़ा थोड़ा जब मैं होश में आई तो मुझे याद आया मैंने क्या बातें की हैं। शुक्र मनाती हूँ कि मैंने बीच में किसी को गालियाँ नहीं दी, किसी को अब्यूज़ नहीं किया था। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये डॉक्टर ने तो यही बोले कि मैंने एज सच और कुछ नहीं बोला था, बस यही कहानियाँ बोली थी। खैर ऑपरेट हो गया, उन्होंने मुझे बाहर मूव कर दिया। अभी उन्होंने मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन में ही रखा हुआ था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से बाहर मूव कर दिया।
मैंने अली को देखा, मुझे पता चला मेरा बेबी है, होश में मैं आ रही थी, मुझे दिख रहा था सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ सही चल रहा है। बीच में मुझे याद भी आ रही थी अपनों की, सब सही चल रहा था। सीन ये हुआ 24 आवर बाद मुझे मेरी पूरी बॉडी फील होने लग गई। विद इन 24 आवर मुझे अपनी ईच एंड एवरी पार्ट महसूस हो रहा था। सिर्फ मसला कहाँ पे अटक गया था, मेरी फीट्स पे। मेरे जो पाँव थे वो जर्क कर रहे थे ऐसे ऐसे। और ऑपरेशन को 24 आवर्स हो चुके हुए थे, मैं 1 घंटा नहीं सोई थी, क्योंकि जैसे ही मैं आंख लगाने लगती थी मेरे पाँव ऐसे ऐसे जर्क करते थे और अंदर ऐसे एक मशीन चल रही थी, वाइब्रेशन होती थी। खैर सब ने बोला 48 आवर्स तक सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल ऐसा होता है। एक स्टाफ थी महारानी, उन्होंने बोला इनको साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, ज़्यादा ही दिमाग पे ले रही हैं। 8 आवर्स वेट कर लिया, कुछ असर ही नहीं हुआ। मेरे पाँव जर्क कर रहे थे और मैं 48 आवर्स से सोई नहीं थी। और वो इंजेक्शन पे इंजेक्शन लाके, कभी नींद का कभी कोई, मुझे 100 इंजेक्शन वो लगा रहे थे। और मेरे पाँव से वो मेरे घुटनों तक आ गया सुन, और मेरे हाफ टांगे झटके खा रही थी, जर्क कर रही थी। हमारे साथ हमारे किराएदार थे, आयशा थी, ये 2 लोग मेरी टांगे से पकड़ते थे और बोलते थे सो जाओ। जैसे ही मैं सोने लगती थी टांगे ऐसे से खुद ब खुद झटके मारती थी और वो लोग फुल प्रेस करके रखते थे कि किसी तरह तुम सो जाओ और ये टांगे ना हिलें, लेकिन टांगे हिलती थी मेरी। खैर 48 आवर्स गुजरे, मैंने बोला डॉक्टर को बुलाओ, मैं अब कोई इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। जैसे ही वो इंजेक्शन लाते थे मैं बोलती थी ले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे पुलिस को कॉल करूँगी, यहाँ तो कुछ और होगा, यहाँ पे तुम लोग मुझे इंजेक्शन नहीं लगा सकते। क्योंकि मुझे डर था मेरे और ऊपर बॉडी की नए चले जाए, घुटनों तक तो आ गया था। जब तक 48 आवर्स थे तब तक अली भी रिलैक्स थे कि शायद ये वैसे ही हो रहा है, ऑपरेशन में ऐसा होता होगा। लेकिन जैसे ही 48 आवर्स से ऊपर कहानी गई, अली भी पैनिक हो गए। खैर अली ने भी वहाँ पे यही बात की कि डॉक्टर को बुलाया जाए जिन्होंने ऑपरेट किया है, क्या मसला हो रहा है ये तो वो। अली घर चले के सोने, डॉक्टर पीछे से आई और लिटरली मुझे स्टेटमेंट दे के गई कि आप 25 दिन के लिए पैरालाइज हो चुकी हैं। और ये जो उनकी स्टेटमेंट थी ना, ये मेरे पाँव तले ज़मीन निकाल गई थी। क्योंकि मैं एक तो अकेली, सामने मेरा बच्चा जिसको मैंने पकड़ा तक नहीं था, जिसको मैं देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पाँव में मसला चल रहा था। मेरा खुद दिमाग ख़राब हो गया वो था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने मुझे जो स्टेटमेंट दी, एक तो वो ये थी कि आप 25 दिन के लिए पैरालाइज हो गई हैं। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि ये रेयर केस है, हमसे गलती हो जाती है, 100 में से 1 केस में हमसे गलती हो जाती है। आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप कैसे दे सकती हो। मैं रोने लग गई, मेरी दोस्त रोने लग गई, मेरे साथ जो किराएदार थे मेरे वो रोने लग गए। उन्होंने बोला जितनी जल्दी होता है अली को कॉल करके बुलाओ, यहाँ पे तो मसला ख़राब हो गया। अली को अभी गए हुए 1 घंटा हुआ था। हमने उसी टाइम अली को कॉल करके बोला जितनी जल्दी होता है पहुँचो यहाँ पे, क्योंकि 72 आवर्स गुजर गए थे, मेरे पाँव जर्क कर रहे थे ऐसे। खैर अली आए, अली ने काफ़ी हंगामा किया, काफ़ी तमाशा किया कि डॉक्टर्स को बुलाओ, नहीं तो यहाँ पे पुलिस आएगी, तुम लोग पे स्ट्रेट केस होगा ये तो वो। खैर डर के सारे डॉक्टर्स की टीम आ गई, कोई न्यूरो सर्जन आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स आ गए वहाँ पे। कोई अपनी तरह से देख रहा है, कोई किसी तरह से देख रहा है। खैर एक न्यूरो सर्जन है, मुझे उनका नाम नहीं पता, ही वाज सच अ नाइस डॉक्टर, सच अ, लिटरली मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। पहले तो उन्होंने बोला जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया उनको बुलाया जाए, उनसे डोज वगैरह पूछी और वो इंसान खुद मान गया, एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर, कि मेरे से एक्स्ट्रा डोज हुआ है। खैर वो मसला ख़त्म हुआ। उनके साथ जो स्टाफ था, जिसके बारे में मैं फरमा रही हूँ आप लोगों को काफ़ी टाइम से इस वीडियो में, जिनका जिक्र फरमा रही हूँ, लिटरली उसने इतनी बेगैरत हरकत की, क्योंकि वो है ही बेगैरत थी। उसने ही बोला था कि सेक्रेटरीज को दिखाएं, इनको शायद दिमागी मसला हो रहा है। जब न्यूरो सर्जन आए, उन्होंने बोला मैं आपकी फीट्स को चेक करूँगा। वो अपने तरीके से चेक कर रहे थे। उसने बोला नहीं नहीं लाएं, मैं आपको बताती हूँ। उसने पेन की जो निब होती है वो ऐसे ऐसे मेरे पाँव में मारी और बोला फ़ील हो रहा है। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला तुम मेरे पूरे पाँव से लेके घुटने तक भी मार दो कि मुझे फ़ील नहीं होगा। उस बगैरत ने पूरे घुटने तक ऐसे वो मारी पेन की निब, और मुझे तो फ़ील ही नहीं हो रही थी। और वो ऐसे बोल रही फ़ील हुआ, फ़ील हुआ। जब फ़ील ही नहीं हो रहा तुम जो मर्ज़ी कर लो, मुझे कहाँ से फ़ील होगा। उसके बाद खैर न्यूरो सर्जन ने कुछ इंजेक्शन और कुछ मेडिकेशन शुरू की, तो 2 दिन वो मेरी चली और इतना हो गया कि मैं अपने पाँव पे चलने के लायक हो गई, मेरे पाँव जर्क करना बंद हो गए। लेकिन मसला क्या हो गया, मुझे 4 मंथ्स तक ठंडा गर्म फ़ील नहीं होता था। मैं चलती थी ज़मीन पे, मुझे ये नहीं पता था ज़मीन ठंडी है या गर्म है। खैर उन्होंने सच बात की और उन्होंने सच बताया कि आपकी कोई नर्व डैमेज हो गई है। डॉक्टर से उन्होंने सच बात की, इसलिए मेरे दिल से उनके लिए दुआएं निकलती हैं। अली डॉक्टर से बोल रही कि 48 आवर्स जब हुए थे कि ये मैं इस तरह तो नहीं से घर लेके जा सकता, कल आप लोग छुट्टी दे रहे हैं, मेरा पेशेंट तो एटलीस्ट आप लोग ठीक करें। डॉक्टर बोले
नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आप इनको कल घर ले जाएं। अली ने बोला ऐसे कैसे ले जाऊँ, तुम लोग सही सलामत मैंने ला के दिए, तुम लोगों ने उसको क्या कर दिया, मैं ऐसे कैसे उठा के लेके जाऊँ, इसको ठीक करोगे तो मैं घर लेके जाऊँगा। अभी 1 महीना हुआ है कि मुझे थोड़ा बहुत मुझे फ़ील होता है कि ये ठंडी जगह है गर्म जगह, नहीं तो 4 महीने मैंने ऐसे ही गुजारा किया, मुझे ये नहीं पता था ये ठंडा है या गर्म है, मैं पाँव किस पे रख रही हूँ, बस मैं चलने की काबिल थी। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र मनाती हूँ कि मेरे साथ कुछ बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ, मैं चलने के काबिल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नहीं तो मैं अकेली थी और मेरे साथ हैदर था, और जब ये चीज़ मुझे पता लगी, डॉक्टर ने मुझे स्टेटमेंट दी, मेरे लिए बड़ा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। मुझे उस वक्त लग रहा था पता नहीं अब क्या बनेगा, क्योंकि जो एक माँ अपने बच्चे को संभाल सकती है, जो एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और मेरा पहला सोचते ये डर आया था कि अब मैं क्या करूँगी, हैदर को कौन संभालेगा, लेकिन वो ऊपर अल्लाह ताला जानते हैं, 70 माओ जितना प्यार करने वाले, उन्होंने मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं दिया। अल्लाह ताला को भी पता था मैं अकेली हूँ, अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सही सलामत अपने पाँव पे चल के घर वापस आई। हैदर बहुत छोटा सा पैदा हुआ था, हैदर जो था वो 4 पाउंड का था, और मैं जब इसको देखती थी इसकी टांगें इतनी पतली पतली पेंसिल की तरह थी, मैं कहती थी मैं कैसे संभालूंगी, क्योंकि मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं संभाला था, लेकिन माँ थी तो संभालना आ गया। स्टार्ट में थोड़ी 1-2 गलती हुई, लेकिन फिर मुझे पता चल गया कैसे संभालना है, कैसे इसको देखना है, और ऑफ कोर्स माँ बच्चे का जान जाती है बच्चा क्या चाहता है क्या नहीं चाहता। मेरे बाबा ने बहुत चाहत और बहुत दुआओं से हैदर को मांगा था, तो जो डॉक्टर ने इसका लास्ट अल्ट्रासाउंड देखा और जो कंडीशन थी मेरी भी इसकी भी जो चल रही थी कॉर्ड की वजह से, तो डॉक्टर ने हमें पहले ही मेंटली थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था कि कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना दिमाग इस चीज़ के लिए बना लें। क्योंकि मेरी डॉक्टर ने कुछ वीक पहले एक ऑपरेट किया था, उस बच्चे के गले में 4 साइड कॉर्ड आ गई थी, और वो अनफॉर्चुनेटली मैं बोलना नहीं चाहती, बस ख़त्म हो गया था। तो उसने अली और मुझे बैठा के इस चीज़ के लिए मेंटली बोला था कि आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, आपका बच्चा इनक्यूबेटर में भी रहेगा जो उसकी कंडीशन है। लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं इतना यकीन है था कि मेरे बाबा ने जिस दुआओं से मांगा था, मेरे बाबा की जितनी दुआएं थी हैदर के लिए, इंशाल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, छोटा होगा लेकिन ठीक होगा। और वही बात हुई, हैदर लिटरली 5 मिनट भी इनक्यूबेटर में नहीं रहा, लिटरली। मैं इस चीज़ के लिए इतना शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ, क्योंकि मुझे भी यही था कि जो कंडीशन है कम से कम 3-4 दिन या मे भी ज़्यादा रहे, लेकिन 5 मिनट के लिए भी नहीं हैदर को इनक्यूबेटर में उन्होंने रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे बाबा की दुआएं थी। मेरे इन-लॉज़ में से कोई है एक जो कि चाहते ही नहीं थे बेटा हो, वो यही चाहते थे इनकी तो बेटी होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहूँगी, अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं कूड़े में नहीं फेंक के आती। मुझे तो बेटियाँ प्यारी बहुत लगती हैं, इवन मेरी बचपन से ख्वाहिश थी मेरी 3 बेटियाँ हो, मेरी बचपन से इस चीज़ की ख्वाहिश थी। तो अगर मेरी बेटी भी होती मेरे लिए कोई बुरी नहीं थी, मैं कचरे में नहीं फेंक के आती। हैदर जितनी प्यारी होती जितना आज मुझे हैदर प्यार है, क्योंकि बेटियों बेटों में कोई फ़र्क नहीं होता, और मेरे बाबा ने आज तक कोई फ़र्क नहीं किया था। मेरे बाबा ने बल्कि मुझे ऊपर रखा हुआ था मेरे भाइयों से, जो कि मे भी मेरे भाइयों को मसला भी करता था, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे ऊपर रखा हुआ था सबसे। मसला ये होता है कि मोस्टली इन लॉज में ये सीन होता है कि अगर आपका बेटा है तो आप चाहोगे वो अगले का ना हो, पूरे ख़ानदान में एक ही है दूसरा ना हो। तो ये तो अल्लाह की देन है, ये तो अल्लाह की देन है, हर माँ बाप का बच्चा अपना होता है। खैर यही थी मेरी स्टोरी। एक ऐसा रिश्ता जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं उस रिश्ते की इतनी दिल से इज़्ज़त करती हूँ। उसने मुझे जब से मेरी शादी हुई है डे 1 से लेके आज तक, उसने मुझे इतना प्यार दिया कि लिटरली मेरी अपनी कोई सगी बहन भी होती ना तो मुझे इतना प्यार कभी ना देती। बनाई भी थी मैंने एक बहन, बहुत बड़ी मैंने गलती की थी उस औरत को अपनी बहन बना के, क्योंकि हर बंदा मतलब का होता है। और वो मेरे इन लॉज में से ही है कोई, इंशाल्लाह मैं जल्दी उसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन उसने मेरा डे 1 से लेके आखिर तक, इवन अभी तक वो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा उसने इतना साथ दिया है। इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता है, ना पैसा ना चीज़ें ना लालच, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक प्यार और चाहत होती है, और उसने मुझे वो दी है। हालांकि मेरी शादी होती ही मुझे उसके ख़िलाफ़ इतना किया गया, इतना डराया गया कि वो ये है वो है, लेकिन नहीं। मेरी शादी के 1 महीने बाद ही उसने मुझसे कांटेक्ट किया था, और लिटरली अभी तक लोगों ने उसको भी मेरे ख़िलाफ़ बहुत भड़काया, लेकिन उसे पता है मेरा कि मैं कैसी हूँ और मुझे पता है वो कैसी है। तो ये था मेरा इंसिडेंट जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप सब भी हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और ब्लॉग में। अभी मैं अपनी पिक्चर और जैसी हैदर पैदा हुआ था उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
इसको बिना उम्र किसी ने मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझे मैं सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया।